Hello, everybody. In this section, we are going to cover current affairs related to science and technology for month of November. Let us start. Our first topic is 5G. 5G is fifth generation of mobile cellular communication technology. Why it is very important for us? Because it is expected that 5G can increase India's GDP by 0.5%. 5G operates in three bands. One is low band, second is medium band and third is high band. लो बैंड की मैक्सिमम स्पीड है वो 100 Mbps तक जा सकती है। हाई बैंड की मैक्सिमम स्पीड है वो 20 GB पर सेकंड तक जा सकती है। इन दोनों के बीच का जो बैंड है वो मिड बैंड है। तो हाई बैंड का एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हो सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, दैन मशीन लर्निंग में हो सकता है, वर्चुअल रियलिटी में हो सकता है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं। अभी इसका हाउ इट हैज़ इवोल्व। 1G आई थी 1980s में। तो 1G पहली टेक्नोलॉजी थी जो एनालॉग बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद में आई थी 2G, फिर 3G 4G 5G। ठीक, 2G आ गई थी 1990s में, 3G 2000 में आई थी और 4G 2010। 10 ईयर का हम गैप मान के इसको मान सकते हैं कि 1990 से ये अभी तक आई है और 2028-2030 तक 6GB अवेलेबल हो जाएगी हमारे पास। 6GB अवेलेबल हो जाएगी। तो 1G को ऑपरेट कर 1G के फ़ोन में हम 2G नहीं चला सकते और 2G के फ़ोन में हम 3G नहीं चला सकते, 3G के फ़ोन में हम 4G नहीं चला सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो नॉन बैकवर्ड कॉम्पिटेबल टेक्नोलॉजी है, नॉन बैकवर्ड कॉम्पिटेबल टेक्नोलॉजी। ठीक। और 5G के अंदर स्पीड 4G से बहुत ज़्यादा होगी। लेटेंसी यानी कि टाइम गैप है, टाइम लेग है, वो बहुत कम होगा। टाइम लेग यानी कि जैसे कि हमने किसी मूवी को प्ले किया और एक्चुअल में वो कब प्ले हुई मूवी, तो ये जो इनके बीच का टाइम है वो टाइम गैप है, उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। ठीक। तो 5G से हमारी लेटेंसी वो कम होने वाली है, वो लगभग 50 मिली सेकेंड के करीब आ जाएगी। 20 से 50 मिली सेकेंड है और 6G के अंदर वो और भी कम हो जाएगी। अभी इसका देखते हैं डिफरेंस बिटवीन 3G 4G 5G एंड 6G। 3G 2004-5 यानी कि हम 2000 में कह रहे हैं कि आई है 2000 वाले डिकेड में। ठीक। फिर 4G आई है 2006-10 में। 5G के अंदर हमारे को बैंडविड्थ चाहिए होती है वो 1 Gbps चाहिए होती है और 6G के लिए चाहिए होगी वो 1000 GB चाहिए होगी। बैंडविड्थ ऑपरेट करने के लिए 1 Tbps चाहिए होगी। एंड जो इसका है वो लेस देन 10 मिली सेकेंड हो जाएगा। 5G की लेटेंसी है वो लेस देन 10 सेकेंड है, लेस देन 10 मिली सेकेंड। और 6G की कितनी हो जाएगी, लेस देन 1 मिली सेकेंड। एंड एवरेज स्पीड ये दी हुई है 2000 से 400 Mbps है। और फिर 6G होगी वो इससे भी ज़्यादा फास्ट होगी, 5G से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, 50 टाइम फास्ट होगी, 50 गुना फास्ट। तो गवर्नमेंट ने 5G को प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि हाई लेवल इंडिया फोरम। ये कब बनाया गया था, 2017 में बनाया गया था। इसका नाम क्या है, AJ पोलराज कमेटी है। AJ पोलराज कमेटी इसको बोला गया है। हाई लेवल 5G इंडिया फोरम बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में 5G इंडिया फोरम बनाया गया है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया था। एंड ये यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके इस टेक्नोलॉजी को चैलेंजेस क्या है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने एंड टू एंड टेस्टिंग करने के लिए 5G के लिए टेस्टिंग बेड बनाए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। एंड फिर नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी थी 2008 में, 18 वाली, वो बात कर रही है 5G को प्रमोट करेगी, वी विल प्रमोट 5G। ठीक। उसके बाद में 5G के चैलेंजेस क्या क्या हैं। 5G के चैलेंजेस हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना चाहिए उतना नहीं है अभी भी हमारे में। जो दिल्ली के अंदर भी बहुत जगह से हमें वो मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल पाता है। तो 5G को आने में तो बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ शहरों में आ सकता है, कुछ में नहीं आएगा। अभी भी हिंटरलैंड एरिया में पुअर कनेक्टिविटी है,
हाई ऑक्शन प्राइस, ऑक्शन जो स्पेक्ट्रम होता है उसका ऑक्शन बहुत ज़्यादा प्राइस होता है, जिसके कारण कंपनीज प्राइस बढ़ाती रहती हैं बार बार। टेलीकॉम्स का इश्यूज आते हैं, टेलीकॉम्स के इश्यू क्या हो जाएंगे, उन पे एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उनका ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। ठीक है, कंज्यूमर कंस्टेंट क्या है, अभी कोविड आ गया है जिसके कारण सबकी इनकम डाउन हुई है, जॉब लॉस हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, जिसके कारण हमारी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन हुई है। तो हमारी परचेजिंग पावर डिक्लाइन हुई है तो डिमांड इसकी कम हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हैं, टेक्नोलॉजी हमारी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस हैं, इसका जो है और भी चैलेंजेस होंगे। हमें क्या करना चाहिए कि हमारा कंट्री 5G रेडी बन जाए, व्हाट आर द की इंटरवेंशन नीडेड टू बिकम 5G रेडी। पहला हमें रेगुलेशन को सही करना पड़ेगा ताकि हमारा जो डेवलपमेंट हो वो और ज़्यादा स्मूथ तरीके से हो। हमारा इनोवेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, R&D पे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। हम अपनी जो जीडीपी है उसका 0.7% ही R&D पे खर्च करते हैं, जबकि चाइना है वो हमसे ज़्यादा 2.1% ऑफ जीडीपी वो R&D पे खर्च करता है, और यूएसए 2.8 के करीब 2.8% करीब खर्च करता है। स्पेक्ट्रम देखोगे तो स्पेक्ट्रम में क्या है, हमें क्या क्या चैलेंजेस करने पड़ेंगे, स्पेक्ट्रम हो वो सफिशेंट हो, अफोर्डेबल हो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसका बेस प्राइस रख दो और उसको खरीदने वाले भी कम हो, जिससे एंट्री लेवल बैरियर आ जाए। एंट्री लेवल जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में महंगे में फिर वो सप्लाई करेगा, उसके कंज्यूमर्स के लिए उतना ज़्यादा टैरिफ हो जाएगा, बार बार प्राइस बढ़ा ही रहे हैं। फिर हमें जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो कम करनी पड़ेगी, कंज्यूमर्स पे भी और टेलीकॉल्स पे भी, दोनों पे हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हमें एनपीएस को रिजोल्व करना पड़ेगा, बैंकिंग का रिकैपिटलाइजेशन भी करना पड़ेगा, एंड बेड बैंक है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको चलाना पड़ेगा। इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, अपने स्टाफ की रीस्किलिंग करनी चाहिए, इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि 3G 4G या फिर आपस में एक कंपनी का दूसरे जो नेटवर्क है उनके बीच में इनकी इंटर ऑपरेबिलिटी को उनको बढ़ाना पड़ेगा। और डेटा प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाए, यूजर्स की सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पे उनको पूरा बहुत अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। हर महीने लगभग कोई न कोई आ जाता है, कभी पेगासस आ जाता है तो कभी कोई और आ जाता है। रेलवे में आया था एक मैंगो, तो ये साइबर सिक्योरिटी मालवेयर्स इन पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5G के अलावा कुछ कुछ चैलेंजेस और हैं। एडवांटेज देखोगे तो हमें सोसाइटी के लिए क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड में बनाने में काम आ सकता है, दैन कनेक्टिव व्हीकल्स बना सकते हैं, ड्राइवरलेस कार, एमरजेंसी में इसका यूज़ हो जाएगा बेटर, अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिसिमिनेशन करने के लिए तो जेमिनी लाइक डिवाइस है उससे हम और ज़्यादा अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन है अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। ड्रोन्स ड्रोन्स के यूज़ में भी बहुत इसका योगदान रहेगा डिलीवरी में, एंड पेशेंट के डायग्नोसिस में, हेल्थ केयर सेक्टर में तो बहुत बहुत रिफॉर्मिंग रोल होगा इसका। जैसे कि ई संजीवनी पोर्टल है उसके अंदर घर बैठे ही हम दवाई ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, प्रैक्टो वाला है वो ज़्यादा यूज इंक्रीज हो गया है अभी। तो टेलीमेडिसिन का जो पूरा कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड होगा। ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री 4.0 पूरा का पूरा, उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा 5G फास्ट इंटरनेट चाहिए, दैन मोबाइल ब्रॉडबैंड भी चाहिए हमें, पावरफुल रोबोट्स के लिए भी चाहिए होगा। एग्रीकल्चर में भी इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं हम बेटर, दैन वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इंटरनेट के फास्ट स्पीड का डिमांड होगी। वर्चुअल मीटिंग्स के लिए, क्राउडेड प्लेसेस में, टीचिंग में, सभी में बहुत ज़्यादा नीड होगी। और अभी ये न्यूज़ में क्यों रहा था 5G, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जियो, भारती और एयरटेल है उनको ट्रायल्स के लिए 6 मंथ की सीमा एक्सटेंड कर दी गई है 2022 तक, मई 2005 तक, और 5G एंड क्वाड में है। तो इसको बोला गया था कि आइडियल टेस्ट बेड फॉर 5G रिस्क एंड रेजिलियंस फ्रेमवर्क बना सकते हैं। इसने 5G के साथ मिलकर क्वाड वालों ने 3-4 रिस्क आइडेंटिफाई किए थे। टेक्निकल रिस्क है, एंड कोविड के दौरान जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है उससे सप्लाई चेन रिस्क बनाया है उनको। उसके बाद कैपेबिलिटी, यानी कि हमारी कैपेबिलिटी है या नहीं, 5G डेवलप करने की कैपेसिटी है या नहीं, वो रिस्क है। उसके बाद में कुछ एक कंट्रीज़ ने कुछ एक स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि हाई रिस्क वेंडर लाइक चाइना के जो वेंडर हैं
वो हुआई है, जट्टी है, उनको अपने प्रोग्राम से एक्सक्लूड कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, इंडिया ने तो नहीं किया अभी तक। मिटिगेटिंग थर्ड पार्टी सप्लाई चेन रिस्क, ठीक है, वो थर्ड पार्टी। एंड देन इंडिया और जापान भी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 5G को डेवलप करने के लिए, एंड साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, तो ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है। ये टू वे सैटेलाइट्स की तरह ऑपरेट करता है। ये टू वे सैटेलाइट्स जैसे ऑपरेट करता है वैसे ही ऑपरेट करता है। And it is a wireless internet connection which uses satellite in space to get internet signal from internet service provider to users। तो ये जो सैटेलाइट्स यूज करेगा वो लो अर्थ ऑर्बिट भी हो सकते हैं या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि 35,786 किलोमीटर की 35,786 किलोमीटर के ऑर्बिट पे होता है, वो इक्वेटर के अबव वो क्या होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। और जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं वो 2500 से लेकर 2000 किलोमीटर के ऑर्बिट पे होते हैं अर्थ के, ठीक, इनमें रखा गया है, ठीक है। एंड स्टारलिंक वाला है वो 550 की ऑर्बिट में रखा गया है, प्लेस किया गया है। तो ये जो है बहुत सारी कंपनीज इनको डेवलप कर रही है। स्टारलिंक प्रोग्राम है वो स्पेसएक्स का है, क्यूपियर प्रोग्राम अमेजन का है, वनवेब का एक प्रोग्राम है, 5post50 वनवेब का है। वनवेब एक यूके की कंपनी है, ठीक। तो ये तो इसके बारे में जानकारी होगी कि क्या क्या है ये। अब ये ऑपरेट कैसे करता है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, ये हम देखते हैं। तो ये हम यहाँ से ये टू वे कम्युनिकेशन है। हमने बताया कि जब ये मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, मान लिया कि मैं एक यूज़र हूँ, ठीक, मेरी इन्फॉर्मेशन फिर उस सैटेलाइट के पास जाएगी। मुझे डिमांड कर रहा हूँ कुछ भी, मान लें मेरे को मूवी प्ले करनी है, तो ये रिक्वेस्ट है वो सैटेलाइट के पास जाएगी। फिर सैटेलाइट इसको भेजेगा। ये यहाँ पे धरती पे ग्राउंड स्टेशन होते हैं, कुछ कुछ ग्राउंड नोड हैं, ठीक, या फिर इनको गेटवे भी बोला गया है, गेटवे बोला जाता है या फिर ग्राउंड नोड्स बोला जाता है। तो ये डेटा सेंटर होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। कुछ एक डेटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी हमें ग्राउंड पे, सीधा डायरेक्टली तो इंटरनेट नहीं मिलेगा ना। सैटेलाइट इज ए मीडियम टू ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से ये मेरी रिक्वेस्ट को ये प्रोसेस करके भेजेगा, मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके ये वापस सैटेलाइट को भेजेगा, डेटा सेंटर या फिर ये लॉजिस्टिक जो सेंटर होगा वो इसको भेजेगा। फिर ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी, तभी मैं मूवी देख पाऊँगा, ठीक है, ये होता है। अभी ये हमें सैटेलाइट क्यों चाहिए, ये सीधा का सीधा हम इससे क्यों कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, इससे क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते, क्योंकि ये इंटरनेट है इसलिए नहीं कर पाते। तो सैटेलाइट में अपने आप से तो इंटरनेट होता नहीं है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट बेसिकली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है। बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में नेटवर्क बना लिए इंटरेक्ट, फिर उसके बाद में अर्थ पे ही क्या है वो डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं जिससे इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो उन्हीं से जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से हमारे पास आती है। एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम जब यूज करेंगे तब हमारे को 3 सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ेगी पूरे अर्थ को कवर करने के लिए, जबकि एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होगा वो बहुत सारे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है वो 1 या 2 घंटे में अपना रिवोल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट कर लेता है। जब वो अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो बहुत ज़्यादा स्पीड है उसकी, और हमारे पास तो वो देखते ही गुजर जाएगा। तो हर टाइम उसके पास, हमारे पास, इस यूज़र को इसकी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। उस कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे दूसरा सैटेलाइट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नंबर ऑफ सैटेलाइट इसी ऑर्बिट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टारलिंक जो प्रोग्राम है उन्होंने वो कह रहे हैं कि वो लोग 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, लगभग 12,000, ठीक है। एंड इनकी जो स्पीड है, लेटेंसी होगी वो 20 से 50 मिली सेकेंड की इनकी लेटेंसी आएगी जो स्टारलिंक का प्रोग्राम है। और ये जो इनका ऑर्बिट है वो कितना हो जाएगा, 550 किलोमीटर का इसका ऑर्बिट है। नॉर्मल सैटेलाइट की लेटेंसी कितनी होती है, लगभग जियो स्टेशनरी में यूज़ करेंगे तब 600 मिली सेकेंड की लेटेंसी होगी, क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत से दूर, ज़्यादा दूर है, तो उसमें जितना टाइम लगेगा इन्फॉर्मेशन लाने जाने में वो ज़्यादा होगा। और ठीक,
ये हमने पढ़ लिया स्पेस इंटरनेट के अलावा जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हमें वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जिसे टेलीफोन से मिल रहा है, फिक्स्ड वायरलेस यानी कि जैसे वाईफाई से मिल रहा है, 4G 5G हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, इन्हीं से भी इंटरनेट सर्विस मिलती है। ठीक, ये हुआ हमारा स्पेस इंटरनेट का सर्विस पूरा। अगला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? ये होती हैं रिपल्स होती हैं इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस और टाइम के फैब्रिक में ये रिपल्स होती हैं, जैसे कि ये देखो ये रिपल्स जा रही हैं। ठीक, जैसे पानी में आप पत्थर मार दोगे तो वहाँ पे वो लहरें उठती है, उसी तरह से ये एक स्पेस और टाइम के फैब्रिक में रिपल्स हैं, ये ग्रेविटेशनल वेव है। तो ये कब जनरेट होती हैं? दीज आर जनरेटेड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव एट वेरी हाई स्पीड। जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि बहुत बड़ा स्टार है, वो मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से, तब ये प्रोड्यूस होती हैं। जब स्टार एक्सप्लोड कर जाए या फिर सुपरनोवा में कन्वर्ट हो तब भी ये होती हैं, ये ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होती हैं। जब टू बिग स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करेंगे तब भी ये प्रोड्यूस होती हैं। एंड टू ब्लैक होल्स जब एक दूसरे के अराउंड घूम रहे हों या फिर एक दूसरे से मर्ज कर रहे हों, ऑर्बिट कर रहे हों, तब भी ये ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, कौन कौन सी हैं? कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो कि एक सिंगल स्पिनिंग सोर्स से प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव, एक ही से आ रही है वो। बाइनरी वाली हो जाएगी, कॉम्पैक्ट बाइनरी इन स्पाइरल ग्रेविटेशनल वेव है, वो दो पेयर से आ रही होगी, दो के पेयर से आ रही होगी। बाइनरी सिस्टम होगा जो एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अराउंड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड घूम रहा होगा, रिवोल्ट कर रहा होगा, रिवोल्यूशन कर रहा होगा। तीसरी है स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, तो ये सबसे छोटी होती हैं और मोस्ट डिफिकल्ट होती है इनको डिटेक्ट करना। तो ये तीन तरह की हमने ग्रेविटेशनल वेव पढ़ी, कंटिन्यूस, कॉम्पैक्ट एंड स्टोकास्टिक। कंटिन्यूस वाली सिंगल सोर्स से आएगी, कॉम्पैक्ट बाइनरी वाली दो सोर्स के बाइनरी सिस्टम से आएगी, और स्टोकास्टिक है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगी? वो स्मॉलेस्ट होगी एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक, ग्रेविटेशनल वेव्स हमने देखा कि ब्लैक होल से हो सकती है, सुपरनोवा से हो सकती है, न्यूट्रॉन स्टार से हो सकती है। ग्रेविटेशनल वेव्स का कंसेप्ट पहली बार 1916 में आइंस्टीन ने दे दिया था। उस बंदे ने 1916 में ही बता दिया था कि ग्रेविटेशनल वेव नाम का भी कुछ होगा। तो ये कितना महान बंदा था, उसने अपनी थ्योरी दी थी 1916 में, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, उसके अंदर इसने बताया था ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, प्रेडिक्ट किया था। 2015 में हम इसको डिटेक्ट कर चुके हैं ग्रेविटेशनल वेव को। ग्रेविटेशनल वेव को फिर डिटेक्ट कैसे करते हैं? इसको हम एक लीगो नाम की डिवाइस होती है, लेबोरेटरी का जो सेटअप होता है वो लीगो होता है, उससे हम इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक, लीगो क्या है? लीगो इज ए लेजर इंटरफेरोमीटर, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी होती है। ठीक, उससे हम डिटेक्ट करते हैं। ये जो एक लेबोरेटरी है लीगो, वो इंडिया के अंदर भी अभी बनाई जाएगी। इंडिया के अंदर एक प्लेस है महाराष्ट्र के अंदर, हिंगोली, वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। ठीक है, एंड वर्ल्ड के अंदर अभी जो 3 लीगो लैब ऑपरेट कर रही है, पहली है विर्गो इटली के अंदर, दूसरी है जियो 600 जर्मनी के अंदर है, तीसरी कागरा इन जापान। तो ये 3 सिस्टर फैसिलिटीज़ हैं वो ऑपरेट कर रही हैं अभी, चौथी इंडिया वाली हो जाएगी। एंड ये काम कैसे करती है लीगो वो देख लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर 2 टनल बनाते हैं, एल शेप में 2 टनल बनाते हैं। एल शेप में दोनों ही इक्वल लेंथ की होगी, 4-4 किलोमीटर की है। ठीक, 4-4 किलोमीटर की। इसके दोनों एंड पे एक मिरर लगा होगा, दोनों साइड पे, दोनों टनल के दोनों एंड पे मिरर लगा होगा, एक एक एंड पे मिरर लगा होगा, और एक एंड पे जहाँ पे ये बीच में कॉमन पॉइंट है वहाँ पे एक सोर्स रखते हैं हम, वेव का प्रोड्यूसिंग सोर्स रखेंगे। अब ये सोर्स से हम 2 वेव्स भेजेंगे, एक वेव इधर भेजेंगे ए की तरफ, इसको मान लिया ए है, मैं बोल रहा हूँ ए, ये इधर वाला बी है। ठीक है, टनल। तो एक वेव को ए की तरफ भेजेंगे, दूसरे को बी की तरफ भेजेंगे, तो वे वापस ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, इधर में भी ए वाली भी वापस आएगी। ठीक, तो ये दोनों वेव्स वापस आएगी, एक ही सोर्स से प्रोड्यूस किए गए हैं, एक ही टाइम पे प्रोड्यूस किए गए, तो उनको एक ही स्पीड से प्रोड्यूस किए गए हैं, तो उनको वापस भी एक ही टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ से दोनों वेव की तरफ आ रही होगी, दोनों साइड से वेव हमने एक इधर भेज दी, एक इधर भेज दी, दोनों का डिफरेंस के जो बीच में हम टाइम गैप यदि नॉन जीरो आ गया,
इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस नॉन जीरो आ गया, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव दोनों में कुछ न कुछ तो लोचा हुआ है। वो लोचा कब हो सकता है? जब दोनों में से एक के साथ यहाँ से जो पास होने वाली ग्रेविटेशनल वेव है वो इंटरेक्ट करे और उस वेव को, जो वेव हमने भेजी थी उसको डिस्टर्ब कर दे, उसका फेज चेंज कर दे, स्पीड चेंज कर दे, कुछ न कुछ उसका चेंज कर दे, तब हम उसको कहेंगे कि यहाँ से एक ग्रेविटेशनल वेव पास हो रही होगी। ठीक, तो इस प्रकार से ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, वो है, अगला टॉपिक है वो IPv6 है। IP क्या होता है कि जिस प्रकार हर एक बंदे का नाम होता है, उसी प्रकार हर एक बंदे का एक घर भी होता है, एड्रेस भी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। बहुत सारी कंप्यूटर्स हैं, डिवाइस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। उसका नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ठीक, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP address is a unique identifier assigned to a device or a domain that connects to the internet। हर एक डिवाइस को ये यूनिकली दिया जाता है। ये न्यूज़ में क्यों रहा था? क्योंकि अभी जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो IPv4 यूज़ कर रहे हैं। IPv4 के लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ नाम है, लिमिटेड नंबर ऑफ एड्रेस है जो डिवाइसेस को दिया जा सकता है। तो लिमिटेड नंबर है, तो ये बहुत सारी डिवाइस हम हर रोज़ बना रहे हैं, कितने फ़ोन आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, स्मार्ट वॉच आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ रही है। जबकि IPv6 के अंदर है वो बहुत ज़्यादा नाम हम दे सकते हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट दे सकते हैं, इनफाइनाइट नेम्स इसके अंदर पॉसिबल हैं देना। इसलिए IPv4 से हम IPv6 की तरफ जा रहे हैं। जैसे 5G से 3G से 4G की तरफ गए, 4G से 5G की तरफ गए, उसी तरह से हम IPv4 से IPv6 की तरफ जा रहे हैं। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? IPv4 इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IP6 इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक, IPv4 है वो डेसिमल नोटेशन सिस्टम पे बेस्ड है, IPv6 है वो हेक्सागोनल हेक्साडेसिमल सिस्टम पे बेस्ड है। एंड IPv4 के अंदर क्या होता है? एनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड। इसमें ये प्रोवाइडेड नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन यानी कि ओरिजिनल सेंस से मैसेज आ रहा है या नहीं, उसका ऑथेंटिकेट किया जाता है। मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं ही भेज रहा हूँ, वेरीफाइबल है या नहीं वो। तो दूसरा है IPv6। IPv6 के अंदर ये होती है टेक्नोलॉजी, IPv4 के अंदर ये नहीं होता है। ठीक, एंड इसके अंदर IPv4 के अंदर 32 बिट सिस्टम है, इसके अंदर 120 बिट 2 बिट 128 बिट सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक, एंड इसके अंदर वो 10 की पावर 38 नाम्स असाइन किए जा सकते हैं, 3.4 इंटू 10 की पावर नाम 38 इन IPv6। इसके अंदर 10 की पावर 9 की है। अगला टॉपिक है हमारा वो GIS है। GIS क्या होता है? GIS इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है फॉर मैपिंग एंड एनालाइजिंग द जियोग्राफिक टेरेन। तो कोई भी जियोग्राफिक टेरेन है या पहाड़ है या लोकेशन है, कुछ भी है, उसका उसका जियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक है, लाइक उसमें क्या सॉइल की कंपोजिशन है, उसमें क्या मिनरल कंपोजिशन है, ये सब कुछ एक ही जगह पर ले आता है एक कंप्यूटर टूल, जिसका नाम क्या है? GIS। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये दे देगा, और इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे उस एरिया का डेवलपमेंट प्लान कर सकते हैं, कैसे उसको हम इसको डेवलप करेंगे। ठीक, ये न्यूज़ में क्यों रहा था? क्योंकि GIS सिस्टम है, हम जिनरेगा के अंदर जो एसेट बना रहे हैं, जैसे कि जोहड़ बना रहे हैं, उनका सबका एक क्या कर रहे हैं? GI टैगिंग कर रहे हैं। 75% जो कंप्लीट हो गया है GI टैगिंग और GPS से उसको हमने कनेक्ट कर दिया है, जितने भी एसेट हम इससे बना रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। एंड युक्ताधारा एक पोर्टल है, उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का युक्ताधारा पोर्टल है, जिसके द्वारा वो हेल्प कर रहा है इसको जियो टैगिंग करने में जिनरेगा के एसेट्स की। अगला टॉपिक है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उनके जेनेटिक्स में चेंज कर दिए गए हों, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। इट इज़ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट possesses a novel combination of genetic material obtained through rare use of modern technology। ठीक, अब जेनेटिकली लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में एक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी होता है, यानी कि जो लिविंग हो, यानी कि बैक्टीरिया, कोरोना वायरस इज कैन बी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। डाउट चल रहे थे, ठीक है, लैब से आया है चाइना की, तो ये एक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक,
तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड सेफ्टी रेगुलेशन 2021 रिलीज किया गया है। एंड एफएसएसआई एक स्टेचुटरी बॉडी है इंडिया की, उसने ये रिलीज़ किया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये बोला है कि कोई भी बंदा यदि मैन्युफैक्चर कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेल कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एफएसएसआई से, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उसको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। यदि उसके अंदर जो जीएमओ वो इंपोर्ट कर रहा है या फिर कुछ और भी कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, तो उसको अंदर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो उसको जीईएसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, एक स्टेचुटरी बॉडी जीईएसी से उसको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर एफएसआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये लास्ट बात है कि यदि किसी में जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके अंदर 1% से ज़्यादा जीएम कंटेंट हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट हो गया, तो उसको ठप्पा लगाना पड़ेगा कि उसके अपने प्रोडक्ट के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है। आप खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो मत खरीदो। ठीक, ये लगाना पड़ेगा, लेबलिंग करना पड़ेगा इनको। अगला टॉपिक है हमारा वो चंद्रयान 2 है। चंद्रयान 2 को कब भेजा गया था? 2019 में भेजा गया था। इसका एम था स्टडी ऑल द एरियाज ऑफ मून। इसके अंदर एक लैंडर था, लैंडर, रोवर एंड एक एक्सप्लोरर था, ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर जो कि मून के अराउंड घूमता रहेगा, लैंडर वहाँ पर लैंड करेगा एंड रोवर वहाँ पे चल के जाएगा। ठीक, तो लैंडर विक्रम है वो लैंड क्रैश, इसकी जो हार्ड लैंडिंग हुई थी तो उसके टाइम पे ये हमारी सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं थी, हार्ड लैंडिंग थी। सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो सक्सेसफुल लैंडिंग मानी जाती है। तो ये क्रैश हो गया था विक्रम तो। ठीक, फिर प्रज्ञान तो ये काम नहीं कर पाया था, क्रैश हो गया तो उसके साथ ही में टूट गया था। ये सॉफ्ट लैंड कर जाता तो फिर रोवर काम करता वहाँ से, फिर रॉक की हम डायनेस्टी के बारे में पढ़ते, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते। फिर ऑर्बिटर होता है वो सक्सेसफुली घूम रहा है, उसके तरफ सबसे पहले ऑर्बिटर को छोड़ दिया जाता है, ऑर्बिटर यहाँ पे रह जाता है और अल्लाह बाकी जो चीज़ है वो अंदर चली जाती है, लैंड करने के लिए चली जाती है। तो ऑर्बिटर सक्सेसफुली घूम रहा था इसका, हमारा ये बड़े मज़े से घूम रहा है। ठीक, जब से हमने भेजा है तो ये अकेला घूम रहा था इसको बेचारा। फिर अभी क्या हुआ कि नासा ने एक और भेज दिया था लारो, अपना लूनार रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर, वो भी सेम ही ऑर्बिटर में भेजा गया था। तो वो इधर से आ रहा था, वो ये अलारो इधर से आ रहा था और अपने वाला इधर से जा रहा था चंद्रयान 2। तो दोनों अभी कोलाइड करने वाले थे, थोड़ी सी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस बच गई थी इनके बीच में। उनका कोलिजन को अवॉइडेंस करने के लिए एक मैन्यूवर किया गया था, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया था धरती पे बैठे बैठे, आइदर थ्रू द थ्रस्ट और इम्पल्स के द्वारा। तो इसरो ने ये मैन्यूवर किया था, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था, ताकि फिर हमने ये सक्सेसफुल मैन्यूवर रहा था, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो इनका अवॉइडेंस बता लिया गया था। अगला है वो डार्ट मिशन है, डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट ये नासा का है। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि एक देयर इज एस्टेरॉयड कॉल्ड डिडीमोस नाम का एक एस्टेरॉयड है, डिडीमोस। ठीक है, उसका फिर एक नेचुरल मूनलेट है, इसका सैटेलाइट है, इसका भी एक सैटेलाइट है, एस्ट्रॉयड का भी एक छोटा सा सैटेलाइट है, डिमॉर्फस। ठीक, डिमॉर्फस। तो ये इसके चारों ओर घूम रहा है, ये डिडीमोस है, इसके चारों ओर ये डिडीमॉर्फस घूम रहा है। ठीक, मूनलेट क्या होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसके साथ घूमता है। अब इस मिशन के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम इस मिशन में इसको उड़ाया गया था, इसको हमने उड़ा दिया, डायमॉर्फस को हमने उड़ाया है। यहाँ से एक ये डार्ट मिशन भेजा गया है नासा के द्वारा, और उससे जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी स्पीड से काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट कराया गया इस पर और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, और इसका डिस्ट्रॉय कर दिया गया था या फिर डायरेक्शन चेंज कर दी गई थी, इसको टकराएगा तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहले ये इस ऑर्बिट में घूम रहा था तो ये इससे टकराएगा तो दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये न्यूज़ में था। अगला है नया एक्जो प्लैनेट डिस्कवर किया गया था जिसका नाम है 1789b और SD 82139b। ये एक एक्जो प्लैनेट है, ये नाम याद रख लो बस, TOI 1789b और SD 82139b 39A, ये के नाम है। ठीक है, एक नया एक्जो प्लैनेट है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स अहमदाबाद के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है।
एंड ये हमारे साइंटिस्ट ने पहले ये भी एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया था K2236b। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? जो एनी प्लैनेट विच इज़ आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज एन एक्सोप्लैनेट। अगला टॉपिक है B1.1529। ठीक, ये क्या है? ये एक ओमिक्रॉन है, कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन है जिससे हमें सभी अभी डरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका में ये पहली बार डिटेक्ट की गई थी। WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है कि एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। हाउ वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो हम आगे देखेंगे, कैसे डिक्लेयर करते हैं हम इसको। तो कोई भी वेरिएंट जब नया नया मिलता है तो उसको अंदर हम मॉनिटरिंग के अंदर रखते हैं। सबसे पहले मॉनिटर करेंगे उसको, ठीक। फिर मॉनिटर क्योंकि उसके बारे में कुछ हमें पता नहीं है, अनसर्टेन है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है, कैसा वो परफॉर्म करेगा आगे चल के। फिर उसको हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डाल देते हैं। कुछ दिन के बाद स्टडी करने के बाद हम उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में डाल देते हैं, ठीक। फिर उससे हम देखते हैं कि उससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है, क्या वो हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर सकता है, क्या वो फैल रहा है, ट्रांसमिटेबल है, ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है उसकी, क्या वो हमारे जो करंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनके अंदर में उसको डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी के आधार पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जब बहुत ज़्यादा मोटे होने लग जाए तब हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न में। WHO इसको क्लासीफाई कर देता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न में, ठीक। इसमें जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है और देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इफेक्टिवनेस ऑफ करंट वैक्सीन। तो यहाँ पे जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस एंड एफिकेसी है दोनों ही डिक्लाइन हो जाती है। एंड इसके एग्जाम्पल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न के एग्जाम्पल है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ईटा, आयोटा, कप्पा एंड लामडा, ये सारे इसके वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। अगला टॉपिक है वो जाइकोव डी, ZYCOV-D। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जिनको सुई से डर लगता है, जिनको सुई से या टीके से डर लगता है, क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है, नीडल फ्री वैक्सीन है। एंड ये DNA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो DNA वैक्सीन होती है वो उनको थोड़ा इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है एज कम्पेयर टू अदर वैक्सीन लाइक mRNA वैक्सीन होगी। इनएक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी, उसके कंपेयर में चीपर होती है और ये सेफ भी रहती है DNA वाली। एंड इसके अंदर 3 डोज दी जाती है, 3 डोज 0 दिन, 28 दिन और 56 दिन के बाद में इसके अंदर 3 डोज दी जाती हैं। अगला टॉपिक है वो वॉल्वेचिया बैक्टीरिया है। अब वॉल्वेचिया एक टाइप का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जिस भी वायरस के अंदर होगा, जिस भी मॉस्किटो के अंदर होगा, वॉल्वेचिया बैक्टीरिया जिस भी मॉस्किटो के अंदर होगा वो मॉस्किटो वायरस नहीं फैला सकता, वायरस नहीं फैला सकता। परंतु ये मॉस्किटो है ना, वो जो डेंगू काजिंग बैक्टीरिया है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, उसके अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक। इसके अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए डेंगू और अदर बीमारीज जैसे कि जीका नहीं, येलो फीवर, ये सारी बीमारी हो जाती हैं मॉस्किटो के काटने से। जीका नहीं है इसमें, जापानीज इंसेफ्लिस्ट हो जाता है, ठीक है, डेंगू हो सकता है इस कारण। तो एडिस एजिप्टो मॉस्किटो में ये वॉल्वेचिया बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं होता है, इसके कारण हो जाता है। जिन बैक्टीरिया में ये होता है उसमें ये वायरस स्प्रेड नहीं करने देता है। एंड इंडोनेशिया ने क्या किया था कि हम इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड करके ये जो मॉस्किटो है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, उसको हम जेनेटिकली क्या कर देंगे, लैब में हम वॉल्वेचिया बैक्टीरिया उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। फीमेल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, फीमेल मॉस्किटो के अंदर इस जीन को, वॉल्वेचिया बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, और ताकि वो ये डेंगू न फैला सके, ताकि वो डेंगू न फैला सके और हमें डेंगू न हो। अभी ये जो प्रोजेक्ट किया गया था इंडोनेशिया में किया गया था एंड ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, जिसमें 75% केसेज है डेंगू के वो कम हुए हैं वॉल्वेचिया बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने के बाद में, ठीक। ये फीमेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फीमेल मॉस्किटो में। फीमेल मॉस्किटो जब रिप्रोड्यूस करेगी तो वो एक मेल बना सकती है, एक फीमेल बना सकती है। तो नई जनरेशन के दोनों में ही वो वॉल्वेचिया बैक्टीरिया होता है, ठीक। वॉल्वेचिया बैक्टीरिया नई जनरेशन में होता है। ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया कुछ में तो अपने आप बढ़ती जाएगा उनका पॉपुलेशन, ठीक। अगला है जो हमारा पास इसी पे रिलेटेड कंसेप्ट है जीएम मॉस्किटो। जीएम मॉस्किटो हमें क्या करते हैं, जीएम मॉस्किटो में
एक जीन होता है आर आई डी एल जीन, रिलीज ऑफ इंसेक्ट कैरिंग डोमिनेट लेथल जीन। इसकी फुल फॉर्म है आर की, रिलीज ऑफ इंसेक्ट कैरिंग डोमिनेट लेथल जीन। जीएम मॉस्किटो के अंदर ये जो जीन है ट्रांसफर किया जाता है मेल मॉस्किटो के अंदर, मेल मॉस्किटो के अंदर इसको ट्रांसफर करते हैं, फिर इसको मेटिंग कराई जाती है तो फिर लावा बनता है। जो लावा है वो बनते ही मर जाता है, मच्छर बनते ही पैदा होते ही मर जाएगा वो, ठीक। तो ये जो लावा मर जाएगा तो सारे ही मच्छर मर गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक इकोलॉजिकल नीश खाली हो जाएगी। इकोलॉजिकल नीश खाली होगी तो क्या होगा, इकोलॉजिकल डिजास्टर टाइप थिंग्स हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ सकता है, ठीक। तो हमें वो वाल्वेचिया वाली अप्रोच ज़्यादा सस्टेनेबल है। इसके लिए हमें जीएम मॉस्किटो है ना, ये बार बार रिलीज करने पड़ते हैं इसके एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे हम रिचार्ज करते हैं उसी टाइप से इसको भी रिचार्ज भी करना पड़ता है। ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसका फैक्टर है। तो ये था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर फॉर मंथ ऑफ नवंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।